वेलकम टू द सक्सेस टॉक शो। और आज हमारे साथ है मिस्टर विवेक मलिक जी। थैंक यू रोहन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा सक्सेस टॉक शो में आके। विवेक जी एक लाइसेंस्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, पर ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बट फिर भी हमारी गोल्स क्या है? और विवेक जी का 26 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। द सक्सेस टॉक शो में विवेक जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अगेन रोहन। पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैंने करियर की शुरुआत करीब 2000 में की थी, लेकिन आप जानते हैं जब एमबीए करने के बाद तुरंत आप जॉब नहीं करते हैं, और 2000 में समय बहुत ही अलग था। लेकिन मेरी सोच उस वक्त ऐसी थी कि मैं स्टार्टअप करूँ खुद का, लेकिन वो उस वक्त नहीं चला। तो मैंने नौकरी की, मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया। मैंने करीब 10 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया, सीखा, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद 2010 में धीरे से करके फिर मैंने अपने बूट्स को रखा, और मैं जो करना चाहता था वो मैंने शुरू किया। मैंने सीएफपी क्लियर किया, सबसे पहला स्टेप वही था। एफपीएसबी यूएस इंडिया में अपना ऑफिस खोला उन्होंने, एंड सीएफपी करके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करके एक एग्जाम होता था, वो मैंने पास किया 2010 में। और फिर उसके बाद मैंने खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू में किया। उस वक्त तभी वो एकदम नया था। 2013 में सेबी का रूल आ गया कि जब तक आप एक आरआईए नहीं बनते हैं तब आप फाइनेंशियल प्लान नहीं लिख सकते हैं। तो करीब 3 साल मैंने कुछ 5, 10, 15 क्लाइंट के लिए मैंने फाइनेंशियल प्लान लिखे होंगे। उसके बाद मुझे लिखना वर्जित हो गया, मैंने बंद कर दिया लिखना, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। मेरे पास खुद का एआरएन था, आज भी है, चला रहा हूं मैं। धीरे धीरे करके समय बदला। 2018 में जब लोगों को समझ में आने लगा, तब जाकर के मैं फाइनेंशियल प्लान तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, क्योंकि इतने फाइनेंशियल प्लान्स लिखे हैं तो समझ में आती है बात पूरी। इतने साल हो गए थे, तो फिर धीरे धीरे करके वो मैं बढ़ता चला गया उसमें। 2018 से फिर थोड़ा बेटर होना शुरू हो गया मेरा। तो यही मेरी जर्नी रही है 26 साल की। मेरा एमफिल लाइसेंस नंबर 79501 है। सेबी के हिसाब से मुझे ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उन्होंने अभी नया फ्रेश रेगुलेशन लेके आए हैं कि हम लोगों को भी अपना एमफिल लाइसेंस नंबर बताना पड़ेगा। बस यही मेरी जर्नी रही। धीरे धीरे करके अब बढ़ रहा हूँ स्लोली, बट इन द डिस्ट्रीब्यूशन मोड। बट ऑल्सो चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट किया अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। तो आई एम सीएफपी CWM एंड विद 26 years of experience behind me. That's it. यही मेरी जर्नी रही है। ग्रेट ग्रेट सर। सर डेफिनेटली द सक्सेस टॉक शो पे आपकी जो क्लाइंट्स है या फिर आप जिनको हेल्प करते हैं, उनका तो सक्सेस आपकी सक्सेस को दर्शाता है। जैसे आपकी ये जो कंपनी है विथ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? मुझे ये था कि उस वक्त मैंने देखा बहुत ही एक गैप था मार्केट में। आज भी वो गैप मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गैप फिल हो गया या फिल नहीं हो रहा है, कि एक नॉर्मल जो सैलरीड एम्प्लॉई है वो उसको वेल्थ की बहुत जरूरत है। अभी नहीं, इमीडिएटली नहीं, मे बी कुछ सालों के बाद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जब 2005 में मेरा बच्चा का जन्म हुआ, व्हेन माय सन वाज बोर्न 2005 में, तो सबसे पहले मैंने किया कि मैंने एसआईपी शुरू कर दिया उसके लिए। अभी तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ये 18 साल का होगा तब समझ में आएगा कि कितना फीस हमें देना होगा। तो मेरी विजन उस वक्त से थी कि नेचुरल है कि इन्फ्लेशन फीस को बहुत आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को देखा था। मैं जब स्कूल में था तो मुझे अभी भी याद है कि अचानक से हम लोग को 60 रुपए लगते थे महीने का, वो अचानक से 180 रुपए कर दिया। क्यों कर दिया? तो बाद में बहुत सालों बाद समझ में आया कि फोर्थ पे कमीशन सरकार की तरफ से आया। फोर्थ पे कमीशन सिर्फ अनाउंस हुआ, उन्होंने फीस बढ़ा दी। और जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया तो मुझे करीब 2 साल में करीब लाख रुपए लगे मेरे फादर को, 98,000 में। लेकिन जब मेरा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया तो मुझे 25,000 रुपए तभी सामने लग गए। तो मुझे पता था कि ये तो खर्चा बहुत बढ़ने वाला है। जो एजुकेशन एक्सपेंसेस जो मैंने 86 में देखा था, 86-87 में मैं बात कर रहा हूँ आपको, 1986-87 की, 60 रुपए का 180 रुपए कर दिया, तो नेचुरली वो खर्चा तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। वो चीज दिमाग में तभी सेट हो गया था। जब वो सेट हो गया तो मैं उस चीज को फोर्सी कर रहा कि ये चीज अब आगे चल करके ज्यादा बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि मैं इस चीज को कर भी नहीं पाऊंगा।
और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने तभी आईएसबी हैदराबाद जो है वो तभी नया नया कॉलेज खुला था, 2000 की बात होगी। उसका 1 साल के एमबीए का उस वक्त कॉस्ट करीब 14 लाख रुपए था। 2001-2 की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करते रहता था, पढ़ते रहता हूँ मैं इन सभी चीजों के बारे में। जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड के बारे में नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। तो इन्फ्लेशन वैसा था, और उसी वक्त आईएम किसी भी आईएम से 2 साल का एमबीए कीजिए तो आपको 2-2.5 लाख रुपए में हो जाता था। तो फर्क बहुत था, लेकिन अब वो गैप जो है वो भी कम हो गया। गैप अब नेग्लिजिबल रह गया ऑलमोस्ट। अभी 2 साल के एमबीए आईएम से कीजिए तो वो कम से कम 30 लाख रुपए लगते ही है, और अगर आप 1 साल के एमबीए कीजिए आईएसबी हैदराबाद से 40-45 लाख रुपए लगते हैं। तो गैप धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। थोड़ा गैप है लेकिन फिर भी वो काफी रिड्यूस हो चुका है उस हिसाब से। पर हम देखते हैं कि रहने को घर, खाना पीना, कपड़ा, एजुकेशन, ये सब बेसिक नीड्स जो है उसमें ही इतना इन्फ्लेशन अगर हो रहा है, और आप जैसे बताए कि सैलरीड लोग हैं, तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक फाइनेंशियल वेल्थ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है लोगों के पास। करेक्ट। तो आपकी इसमें जर्नी में आपने क्या क्या फाइनेंशियल लॉसेस या क्या क्या फाइनेंशियल व्हाट यू कैन से मिस अलाइनमेंट विद द पीपल देखा है, जिनकी वजह से उनको भविष्य में तकलीफ हुई है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मेरे कुछ 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं। 2011 की बात है, जब मैं फाइनेंशियल प्लान लिखता था उस वक्त की बात है। तो एक क्लाइंट मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया, तो मैं उनके घर गया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इमीडिएटली मेरे से बात करने के बाद पूरा का पूरा प्लान करवाया, और मुझे उस वक्त फीस भी चार्ज करता था क्योंकि रेगुलेशंस नहीं थे। तो वो उन्होंने तुरंत अपना सारा इन्वेस्टमेंट मेरे थ्रू शुरू कर दिया। ही वॉज 39 आई बिलीव, 39-40 के आसपास वो पहुंच रहे थे। उनका इन्वेस्टमेंट 0 था, एफडी भी बहुत ही कम थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट कर दिया, स्क्रैच से शुरू किया। उन्होंने 3 साल एसआईपी किए। तो मेरे क्लाइंट चेन्नई शिफ्ट हो गए। चेन्नई में उन्होंने करीब और 4-6 महीने करीब एसआईपी किया होगा, फिर उन्होंने एसआईपी बंद कर दिया। 2018 में 4 साल के बाद वो मेरे पास फिर दोबारा आए, और उन्होंने कहा विवेक मुझे रिव्यू कराना। मैंने कहा सर मैं रिव्यू तो अब नहीं कर सकता, लेकिन आपको इन जनरल मैं देख लेता हूँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है आपका, आप मुझे डेटा भेज दीजिए। तो जब उन्होंने डेटा भेजा मुझे, तो मैंने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो खराब कर दिया था। उन्होंने एसआईपी बंद कर दिया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस स्कीम्स ले लिए थे जो जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही गलती नहीं की, वो पैसे को निकाला नहीं। जो 3-3.25 साल उन्होंने करीब एसआईपी किया होगा, वो पैसा उनका म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ था, और वो पैसा वहां से डबल से ज्यादा हो चुका। तो मैंने कहा सर ये आप अगर जो अमाउंट मैंने बोला था वो एसआईपी अगर आप कंटिन्यू भी करते तो इससे ज्यादा होता। तो खैर कोई बात नहीं, आपने नहीं निकाला, ये आपका फेवर में जा रहा है। बाकी जो आपने आलतू फालतू चीजें जो खरीद रखी हैं, जो आपने इन्वेस्ट कर रखी हैं, वो सब आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए। तो वो मान गए, और उन्होंने फिर उसके बाद मुझे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका मैंने बताया उनको कैसे करना, वो मेरे थ्रू कर रहे थे, और आज भी है वो मेरे पास। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको कह रहा था, मैं इनका अभी यहाँ तक मैं आपको रोकता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इनका जर्नी और उनका जर्नी में क्या फर्क है। दूसरे एक क्लाइंट मुझे उसी वक्त मिले, सामने से ही फोन आया, किसी फ्रेंड के थ्रू आया, मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैंने जो फीस मांगा था उस वक्त वही 11-12 के आसपास, उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा मेरे लिए ज्यादा है। मैंने कहा सर मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, आपका फाइनेंशियल प्लान लिखूंगा, आपका डेटा चाहिए होगा, सब कुछ करते हुए बहुत मेहनत करता हूँ, आप देख लीजिए अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है। तो वे नहीं आए। तो मैंने मेल डाल दिया था मैंने उनको कि सर जिस हिसाब से आपका इनकम चल रहा है और आपका इनकम का ग्रोथ दिख रहा है मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप अपने एक बेटे को उस हिसाब से पढ़ा पाएंगे जिस हिसाब से वो चाहता है, दूसरे बेटे को आप उस हिसाब से नहीं पढ़ा पाएंगे जिस हिसाब से आप चाहते हैं या वो चाहता है। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आगे चल के आपको बहुत फायदा होगा उससे। वे समझे नहीं, वे नहीं आए। कम 2018 जो मेरे पहले क्लाइंट थे वो मेरे पास आ गए, उन्होंने मेरे कहने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, दोबारा एसआईपी शुरू किया, मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते रहे। और 2024 के आसपास मैंने फिर अपने पुराने क्लाइंट्स को फोन करना शुरू किया जो नहीं आए थे मेरे पास या जो आकर के भी छोड़ के चले गए थे। तो इस क्लाइंट ने, जो दूसरा जो क्लाइंट जो मैं आपको कह रहा जो नहीं आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा विवेक तुम्हारी एक बात जो तुमने मेल डाली थी मुझे अभी भी याद है। मैंने कहा क्या कहा था? मैं भूल गया था उस वक्त कि मैंने ऐसा कुछ मेल भी डाला है उनको कि आप अपने पहले बच्चे को पढ़ा पाएंगे, दूसरे को नहीं पढ़ा पाएंगे। कितने साल हो गए थे, 2011-12 की बात है और मैं 2024 की बात बता रहा हूँ आपको, करीब 12 साल निकल गए।
और ये बात सच निकल गई। पहले तो मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा, ये बात सच में सच हो गई। दूसरी इमीडिएटली मुझे खराब भी लगा। एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट गुड। मैं भी 2 बच्चों का फादर हूं एंड मुझे इस बात का तुरंत एहसास हो गया कि उस वक्त मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और वो भी कॉलेज में जाने के लिए एकदम रेडी। मेरा बड़ा लड़का कॉलेज जा चुका था, छोटा वाला 10th पास कर चुका था। तो मुझे अंदर से बहुत ही खराब लगा कि मैंने ये बात लिखा ही क्यों, ये बात कहा ही क्यों उसने। लेकिन उस चीज को बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन उस क्लाइंट ने एक चीज समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट जो है शुरू से शुरू करना चाहिए। उसके बेटे को इन्वेस्टमेंट उसने मेरे थ्रू स्टार्ट करवा दिया। खुद का भी थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना उसका बेटे का इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स हो जाएगा। तो अभी तो रिटायरमेंट के एज पे आ गए हैं वो। मे बी अनदर 4 साल 5 साल काम करेंगे, उसके बाद वो रिटायर कर ही जाएगा। जो मेरे जो फर्स्ट क्लाइंट है जो आ गए थे, मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए भेजा, खुद भी पढ़ाई किया, बड़ा पैसा भी निकाला और आज के डेट में उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कितना पैसा है, लेकिन इतना हो चुका है कि मतलब वो लाइफ अब बहुत बहुत आराम से जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इससे एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो लोगों में आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा आपको लगता है? बहुत जरूरी है। बल्कि अगर मुझे लगता है कि हर आदमी को फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है, फाइनेंशियल प्लानिंग की। हम लोग तो नहीं लिख सकते, सभी के हिसाब से प्लानिंग नहीं कर सकते और मैं करता भी नहीं हूँ किसी का प्लानिंग, ये बात भी मैं कह देता हूँ। मतलब दिस इज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बात बोले। लेकिन क्लाइंट के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ 2 घंटे बैठ जाता हूँ, मुझे प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस लेवल पे आ चुका हूँ कि अब मैं क्लाइंट का डेटा देखता हूँ या 10 मिनट में 15 मिनट में वो अपना डेटा मुझे बता देता है। अगर हम लोग दोनों सामने सामने बैठे हैं, मैं आपका डेटा अभी पूछ लेता हूँ आपको, आपने मुझे बता दिया, मैं समझ जाता हूँ आपको किस चीज की जरूरत है। ऐसे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग को या फिर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स या जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको काफी बार लोगों को ये एक्सपीरियंस रहता है कि वो मिस सेलिंग होते हैं, या काफी बार ऐसा होता है कि बिल्कुल लोग एक एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ते हैं कि अरे मुझे तो एक एजेंट मिला था और फिर उसने मुझे कुछ तो चिपका दिया, ऐसे टाइप के उनके वर्ड्स होते हैं, और फिर उसने मुझे कुछ तो रॉन्ग पॉलिसी बेची और फिर अभी मैं ये भर रहा हूँ, नहीं भरूंगा तो भी मेरा नुकसान होगा, भरूंगा तो भी इतना कुछ अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखने का लोगों का जो नजरिया है उसको आप किस तरह से क्लेरिफाई करना चाहते हैं? अभी क्या है, हमारे देश में लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को चिपकाते ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट इज द वे इट इज। अभी इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो पर्सन शुड नेवर बी सोल्ड, इट शुड बी बॉट। अभी मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप ये इंश्योरेंस का इंस्ट्रूमेंट आप खरीद लो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप खुद सामने से इंश्योरेंस को आप खरीदें। डिपेंड करता है इस बात पे कि ज्यादातर मिस सेलिंग जो होता है वो आज के डेट में इंश्योरेंस की तरफ से, ये बात मैंने देखा हुआ है मेरे क्लाइंट्स में। एक्चुअली मेरे क्लाइंट्स को बहुत मिस सेलिंग हुई है। जो मैंने पहला क्लाइंट बोला जिनका आज बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा है और जो बहुत लाइफ बहुत इजीली जी रहे हैं अभी, उनको भी जो वापस आए 2018 में, मैं बताऊं, उनको 12 पॉलिसीज ऐसे बेचे हुए थे जो उनको जरूरत नहीं थी। When you are trying to buy something, you should see whether you require it or not. आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी की जरूरत है या नहीं, आपको ये देखना होगा ना। आप एक प्रॉपर्टी में रहते हैं, अगर आपने दूसरा और 1-2 प्रॉपर्टीज खरीद, तो डिपेंड करता है आप उस प्रॉपर्टी का यूज क्या करना चाहते हैं, यूज केस क्या है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो 6% से ज्यादा आपको रेंटल इनकम नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं है। 6% ऑन द हायर साइड बोल रहा हूँ, लोअर साइड में एज लो एज 4% से 3% भी होता है। लेकिन लोगों को वो 20 करोड़ का खरीदा हुआ है और उसपे 3 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं तो वो बहुत खुश है, लेकिन रिटर्न्स उस पे वो एक्चुअली नेग्लिजिबल है। एटलीस्ट 10% तो रिटर्न मिलना चाहिए। 20 करोड़ पे 2 करोड़ मिलना चाहिए, एक्चुअली वही बात है। 20 लाख भी नहीं मिले, 20 लाख मिलेगा तो आपको मतलब 1% के लिए आप 20 करोड़ खर्चा करेंगे। इससे अच्छा 20 करोड़ दे दो यार, म्यूचुअल फंड में लगा दो, आपको कम से कम 10% तो मिलेगा साल का। मतलब वेरी सेफर साइड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10% बहुत सेफ हो गया, बहुत सेफ है। इतना तो दे ही देते हैं। 10 स्टॉक भी खरीद के बैठ जाओगे तो आपको 10 से 12%, 15% तो ऐसे ही आ जाता है साल का। इंडिया में अभी भी थिंकिंग बहुत ही वो है कि मैं इस पैसे को बचा लेता हूँ, पैसा बचता नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास सैलरी आती है या कोई रेंटल इनकम है वो आता है, या कोई भी इनकम किसी भी तरीके से आता है, तो उसके बाद उनके पास
खर्चा करने का एक अवसर उसे माना जाता है। हम्म। शायद वो ईएमआई पे कुछ चीज लेंगे या कैसे। तो इसके बारे में आपको एक सेविंग का जो एटीट्यूड है, जो हमारे शायद पिछले जनरेशन में था, वो लोग सेविंग करते थे, एफडीज करते थे। वो तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग जो आप कह रहे हैं सेविंग का जो एटीट्यूड था वो सेविंग था ही नहीं। अच्छा, और उस वक्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ज्यादा थे भी नहीं। स्टॉक मार्केट भी एकदम नेसेंट था, मतलब नेसेंट का भी क्या कहूँ, वो जस्ट जन्मा ही था। फ्रैंकली स्पीकिंग है तो इंडिया में 125 साल से, लेकिन लोगों को समझ में आना शुरू हुआ 80s के बाद, धीरे से करके। इतना कोई बहुत घुस करके शेयर बाजार में नहीं था। जब तक वो रिंग था छोटा सा, शेयर बाजार वॉज लिमिटेड टू ओनली बॉम्बे, मुंबई के लिमिट्स में ही था। वो जाकर के रोटुंडा बिल्डिंग में, बीएससी में वो लोग शेयर्स खरीदते बेचते रहते थे वहां पे। और छोटे छोटे ब्रोकर्स होते थे जो चलाते थे पूरा मार्केट को। सेबी तो था ही नहीं। 92 में तो सेबी आए हैं, एक रेगुलेशन आया है। तो और उसके बाद जब 95 में जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तब बढ़ना शुरू हुआ, एनएससी चालू हुआ। तो जब धीरे धीरे करके जब बढ़ना शुरू, अब जा करके लगता है थोड़ा बहुत शेयर बाजार जो है वो स्टेबल हो रहा है और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। पहले तो एफडी ही थे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एफडी वो द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एवर आज भी है। और ऐसा क्यों आप बता रहे हैं? मतलब क्योंकि उसमें there is a reason, टैक्सेबिलिटी बहुत हाई है, taxability बहुत हाई टैक्स। मे बी। तो उसको सबसे पहले इन्फ्लेशन खाएगा। इन्फ्लेशन तो है ही, इन्फ्लेशन तो खाया जाता है खाएंगे उसको। हाँ हाँ, नहीं टैक्स से ही इन्फ्लेशन हो जाता है ना। अगर आपको एफडी का रिटर्न सपोज 6% दे रहा है, 6%, ठीक है, उस पे आप 30 टका टैक्स हटा दीजिए स्ट्रेट 1.8, मतलब गया आपका 1.8 रुपीज, 4.2 बचता है। बराबर। इन्फ्लेशन 7% है, 7%, इन्फ्लेशन भी नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? अभी भी धीरे धीरे करके लोग म्यूचुअल फंड सही है करके तो ये हो रहा है, बट म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये चीज कौन बताएगा? ये बहुत जरूरी है देखना। सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है बोल करके यू कैन नॉट क्रिएट दैट एनवायरमेंट। बट आजकल देखेंगे, जैसे आपने बताया कि आपके टाइम पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम नहीं था। हाँ, अभी है, अभी बहुत लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं। मे बी कुछ साल जॉब करने के बाद, कैपिटल इकट्ठा करने के बाद खुद का ड्रीम जो है वो परस्यू कर रहे हैं। बट डेफिनेटली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक दो तरह के माइंडसेट मैंने देखे हैं। कि एक होता है जो जनरेशनल वेल्थ के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके पास पहले से ही बहुत कुछ होता है, और फिर वो आगे जाके अपना वेल्थ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उसे एक्सपांड करते हैं, और फिर उसमें से ही कुछ ना कुछ खुद के ड्रीम का परस्यू करते हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पैसे से पैसा आता है, और एक होता है कि जो पहला वाला पैसा ही नहीं है। तो वहां पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वहां पे एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, और वहां पे एक प्लानिंग भी जरूरी है। तो ऐसे लोगों को आप हेल्प करते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं। मेरा काम है कि लोगों को इन्वेस्ट कराना सही जगह पे, सही तरीके से, और वेल्थ ओवर टाइम बिल्ड करना। जनरली क्या होता है, जो आपने जैसे बोला, जिसका इंटरजेनरेशनल वेल्थ है, उनको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी उनका वेल्थ काफी बड़ा क्रिएट हो चुका है, इतना बड़ा हो गया है कि उन्हें सिर्फ उस वेल्थ को आगे बढ़ाना है। वहां वो जीरो से स्टार्ट नहीं करते, वो एक्स अमाउंट को वाई तक लेके जाते हैं, या एक्स रेस टू पावर 2 करते हैं, स्क्वायर करते हैं उसको। उनका एक सेपरेट तरीका है, वो फैमिली ऑफिस बोलते हैं। देयर आर सेपरेट पीपल जो उस वेल्थ को हैंडल कर सकते हैं, वो अलग लेवल पे उनका इन्वेस्टमेंट होता है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जहां पे उन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है, अगर जो बताता भी है वो गलत बताता है ज्यादातर। एक म्यूचुअल फंड में 500 रुपए का भी एसआईपी हो सकता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी वेल्थ बना सकता है, लेकिन उसको लगेगा 20 साल। किसी को भी वेल्थ बनाने में बहुत वक्त लगता है। मेरे जो क्लाइंट हैं जिन्होंने अच्छा वेल्थ बनाया है, जो 2018 से मेरे पास थे, भी तो बाजार गिर गया इतना पिछले 4-6 महीने में, और पिछले महीने तो बहुत गिरा। तो 17.5%, 17% के आसपास CAGR मैंने दिया है। नहीं तो जो मार्केट इतना जब तक गिरा नहीं था, मेरा जो 2018 से जितने क्लाइंट्स थे मेरे पास, उनको मैंने 20 से 21% CAGR दिया। दैट्स वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। मतलब 5 साल में पैसा डबल। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5 साल में पैसा डबल। लेकिन जो एक जो पुराने क्लाइंट है वो 2 बार 2018 में एक और क्लाइंट आई,
एक लेडी थी, उन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया, उनका भी पोर्टफोलियो आज 1 CR क्रॉस कर चुका है आज के डेट पे। मेरा पोर्टफोलियो जब मार्केट गिरा निफ्टी पिछले 3-4 महीने में करीब 14 से 15% के आसपास गिरा, मेरा पोर्टफोलियो 10 से 12% के आसपास गिरा टोटल मैंने देखा। और अभी निफ्टी पूरा अपने लेवल पे आया नहीं है, ऑलरेडी रिकवर्ड ना कंप्लीटली, बल्कि रादर मैं उससे मेरा हाईएस्ट था 17.04 या 05 करोड़, आज के रेट पे मैं मेरे 17.2 करोड़ के आसपास हूँ, उससे ज्यादा ही होता है। जब भी ऐसे कभी बीच में करेक्शंस आते हैं निफ्टी या आपका BSE सेंसेक्स गिर जाता है, तो वो एक इंडिकेटर लोगों के मन में डर पैदा करता है और फिर वो इन्वेस्टमेंट एक तो रोक देते हैं या फिर जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पैनिक कंडीशन में निकाल देते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होता है उनके को? मैं तो मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को निकालता ही नहीं। मैं कोविड फॉल में नहीं निकाला, मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो 22% ब्लीड कर रहा था कैपिटल से 22% मैं खुद नेगेटिव, मेरे क्लाइंट्स भी सारे नेगेटिव थे। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, मार्केट ही ऊपर भाग गया, ऊपर इतना जोर का भागा, 2 साल में तो पोर्टफोलियो डबल हो गया। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, 2024 वॉज इवन बेटर, उससे भी ज्यादा बेटर था। तो ये ब्लिप्स आते रहते हैं, आप हमेशा आप सोचेंगे कि अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा आप सोचेंगे कि नेगेटिव हो, वैसा भी नहीं होता है। जब ये नीचे गिरता है, इट्स अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं जब कभी भी देखता हूँ मार्केट नीचे गिर रहा है, मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोला आप और डालो पैसा है, आप एवरेज करो यहाँ नीचे, जितना एवरेज करोगे उतना अच्छा रहेगा। जब ये ऊपर भागना शुरू करेगा, आप सबसे पहले पॉजिटिव हो जाओगे कंपेयर टू जब तक वो पीक तक पहुंचेगा। आप बीच में ही या उससे पहले ही पॉजिटिव हो जाओगे। पॉजिटिव के बाद तो फिर जब तक पीक आएगा आप ऑलरेडी ऊपर निकल चुके हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आप देखो अभी भी निफ्टी अपने पीक पे नहीं है। निफ्टी एट पीक वाज 26,300 और समथिंग, ठीक है। 26,300 के बाद मार्केट गिर गई। अब यहाँ से जब चढ़ेगा, जब पीक पे आएगा बाजार 26,300, तो मैं कितना रहूंगा, ये सोच है ना। तो मेरा जो है वो कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंड कर रहा हूँ ना, एवरी मंथ आई एम कंपाउंडिंग। Even though market fell so much in March, I think March was the biggest fall that I have ever seen. मतलब वॉर के, हाँ, आफ्टर कोविड मैंने वॉर के वजह से सबसे ज्यादा बड़ा फॉल मैंने मार्च में ही देखा। इवन दो देयर हैव बीन फॉल्स, 30-35% फॉल्स तक रहे यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था, लेकिन ये जो मार्च का जो फॉल आया ये बहुत ज्यादा खराब था। इससे मतलब इतना बड़ा फॉल कोविड के बाद ऐसा लग रहा है कि अभी इतना बड़ा फॉल आया है, लेकिन कोविड फॉल वाज मच बिगर देन दिस। ऐसे बहुत सारे फॉल्स, देन उसके बाद तेजी मंदी, ये सब तो मार्केट देखता ही रहता है। बट एक कॉमन इन्वेस्टर जो है उसके पास ये अभी सेबी के थ्रू या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक पावर आया है कि वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पर कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जहाँ पे मार्केट तेजी भी होता है और मंदी भी होता है, तो दोनों टाइप के फैक्टर्स का कैसे इफेक्ट होता है वो थोड़ा बताइए। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जो आप बोल रहे हैं, बेसिकली वो फैक्टर्स तो बहुत ही अलग है। बहुत कुछ ऑयल पे डिपेंड करता है। ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे तो वर्ल्ड ठीक से चलता है। ऑयल प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो वर्ल्ड में बहुत ये हो जाता है, पैनिक हो जाता है। सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, पैनिक हो जाता है। अभी जैसे अगर 2 हफ्ते और अगर ऑयल वर्ल्ड में नहीं मिला लोगों को तो बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन हो जाएगा एंड विच विल नॉट बी गुड। इंडिया में भी वो चीज दिखेगा एंड हम लोगों को अभी तो नहीं दिख रहा है इतना, लेकिन दिखना शुरू हो जाएगा। मे बी जो कमर्शियली काम कर रहे हैं, जिनको गैस की जरूरत है, सिलेंडर्स की जरूरत है, वहां तो ऑलरेडी महंगा हो गया है, एयर फेयर्स महंगे हो चुके हैं, सब हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी धीरे से करके हो सकता है हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस न भी बढ़ाए, मे बी डीजल के प्राइसेस इतना न भी बढ़ाए, थोड़ा सा बढ़ा करके छोड़ दे अगर सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो। तेल इज द बिगेस्ट, ऑयल इज द बिगेस्ट कमोडिटी दैट वर्ल्ड एक्चुअली लुक्स इनटू। लोगों को लग रहा था कि गोल्ड है, लेकिन गोल्ड फ्रैंकली स्पीकिंग इज नॉट द बिगेस्ट कमोडिटी दैट पीपल। बट अभी रिसेंटली हमने देखा बहुत रैली हुआ गोल्ड प्राइसेस में। वो मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड प्राइसेस का रैली तो एक ये था कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं और लोग थक गए तो किसमें तो गोल्ड में लगाना शुरू करो, दैट्स द रीजन। वो भी एक कारण था गोल्ड में लगाने का। एंड गोल्ड इज जनरली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक मार्केट। और वैसे भी जियोपॉलिटिकली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से बहुत जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड का थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। उन्होंने टैरिफ लगाया, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई उससे, तो इसके वजह से लोग स्टॉक मार्केट पे बहुत असर पड़ा है उसका, काफी गिरा भी बाजार, धीरे धीरे करके फिर चढ़ना शुरू हुआ। सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं, मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। इट्स अ ओपन फैक्ट, सब कोई देख रहे हैं उस चीज को। तो वो तो लोगों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना कि अगर शेयर मार्केट से पैसा नहीं बन रहा तो गोल्ड एंड सिल्वर वाज द बिगेस्ट बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज वो क्या सालों से चल रहा है एंड इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल इंडिविजुअल और वन सिंगल कंपनी। इतना बड़ा मार्केट है, बराबर। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, तो वो तो है अलग बात है। बट यस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जब जियोपॉलिटिकली प्रॉब्लम चलती है तो गोल्ड की तरफ पैसा बहुत जाता है, कि वो एक बहुत ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेफेस्ट माना जाता है। ऐसा नहीं कि अभी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर 2.5 लाख 2 लाख से ऊपर क्रॉस करके नीचे आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 लाख क्रॉस नहीं करेगा, वो करेगा, जरूर करेगा। अभी नहीं करेगा, मे बी 1 साल के बाद करेगा, 2 साल के बाद करेगा, लेकिन करेगा जरूर। वो टाइम एंड डेट मुझे नहीं पता। तो ये है। जहां तक ऑयल का सवाल है, वो जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो उसमें भी $140 जाके आया था। उस वक्त भी मार्केट बहुत गिरा था। शायद लोगों को दिखा नहीं या देखना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मुझे दिखा था। अभी इंडिया में बहुत अच्छा ये चीज हो रहा है कि इतना पैसा बाहर निकला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, कि फिर भी बाजार इतना नहीं गिरा है, क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत पैसा डाल रहे हैं, यानी कि इंडियन मनी इज गेटिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। एफआईआई वगैरह जो है वो इतना सब पैसा पंप करते हैं, कभी निकाल लेते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट पर हम देखते हैं तो किसी का अगर फायदा होता है तो किसी और का नुकसान होता है उसमें, या हम बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ विन एंड लॉस गेम। तो फॉर इन्वेस्टर क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? इन्वेस्टर को सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो तुरंत पैसे नहीं बनाएगा। आपका ऐसा नहीं शेयर बाजार में आपने 10,000 रुपए डाले और अगले दिन आप 1 करोड़ निकाल सकते, नहीं होता वो। दैट्स नॉट पॉसिबल। ना पहले था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। लोगों की सोच यही है, शेयर बाजार मतलब गए 10,000 रुपए लेकर के, लाख रुपए लेकर के, अगले दिन 1 करोड़ निकाल के। ये सोच ही गलत है, ये सोच बहुत गलत है, एंड लोग इसी सोच से जी रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अगर इस सोच से अगर आप शेयर बाजार में आते हैं तो नहीं होगा। अगर आप शेयर बाजार में आते हैं तो आपको घाटा भी सहने की आदत होनी चाहिए। अगर आप घाटा नहीं सहेंगे तो आप प्रॉफिट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको घाटा सहेंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। लॉसेस टेल्स यू व्हाट मिस्टेक्स यू डू, एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। आप 1 बार करेंगे, 2 बार कर सकते हैं, मैक्स 3 बार आप वो मिस्टेक कर सकते हैं, चौथी बार आप वो मिस्टेक नहीं करें। अगर आप करेंगे तो आप शेयर बाजार के लिए नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार इज एक्चुअली इट्स अ फायर, जहां पे आदमी का हाथ जलता ही जलता है, और बगैर हाथ जले आप सीख भी नहीं सकते। आप कोई भी काम कीजिए, शेयर बाजार तो एक एग्जांपल है, इट्स अ लाइव एग्जांपल, लेकिन आप कोई भी काम कीजिए आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। आप जब तक हाथ नहीं जलाएंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। इट्स नॉर्मल विद एवरी बिजनेस। या आप अपने नौकरी में भी जाएंगे, आप गलती करेंगे ही करेंगे। जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? बहुत अच्छा डेफिनेशन हमारे एक्स प्रेसिडेंट ने दिया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल इज बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL। तो दैट वाज समथिंग जो हिट कर गया और दिमाग में बैठ गया मेरे। एक्चुअली बहुत बहुत जरूरी है ये समझना, क्योंकि हम लर्निंग के स्टेप में जाते हैं तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि इंडिया में, महाराष्ट्र में बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, आर्किटेक्चर, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल फील्ड्स पढ़ाए जाते हैं। बट वहां से जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा हम देखते हैं कि उनके करिकुलम में या फिर इसमें नहीं रहता है। तो एज अ इंडिविजुअल इज कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन एंड स्टार्टिंग हिज करियर, तो उसके लिए क्या क्या फाइनेंशियल टर्म्स और क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसे पता होनी चाहिए, या एटलीस्ट ही शुड नो ऑल दिस फैक्ट्स? देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दूसरा स्टेप ये है कि उन्हें अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है या क्या करना है, वो सोच बहुत जरूरी है। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि वो स्टार्ट में ही उनको सब कुछ आ जाए, नहीं आए, इट्स नॉट पॉसिबल।
मैं आपको बता देता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स कुछ जो 2010, 11, 12 में नहीं आए मेरे पास, उनसे मैं 2024 में मिला था और एक दो क्लाइंट से मिला। उन्होंने कहा विवेक तुमने तो नहीं लिया, मतलब हमारी बात, मतलब इट कुडंट हैपन, नहीं हो पाया। तो मैंने खुद से सीखना पड़ा मुझे, मैं किसी और को नहीं देना चाह रहा था। ये चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हर आदमी नहीं सीख सकता है। यू शुड परस्यू योर पैशन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। यू शुड नॉट गेट इनटू कि हाँ नहीं मुझे फाइनेंस भी सीखना ही सीखना है। आप अपने घर का फाइनेंस चलाते हैं ना ठीक से, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंस। सेकंड स्टेप आई वुड से, इनकम के बाद आप घर चलाते हैं ना, दैट इज सेकंड स्टेप इन फाइनेंस। कि आप इनकम कमा रहे हैं, आपको एक्स अमाउंट आ रहा है सैलरी, इसी में आपको सब कुछ करना है। आपको रेंट भी देना है, आपको ईएमआई भी देना है, आपको बच्चों का एजुकेशन भी करना है, आपको इसमें सेव भी करना है। एवरीथिंग हैज टू हैपन इन दिस, दैट्स द सेकंड स्टेप इन फाइनेंस। और ये चीज आप बचपन से सीखते हैं क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं। प्लीज वॉच कीजिए, वो बहुत जरूरी है। बट लोग वॉच नहीं करते हैं, क्या ठीक है पेरेंट्स कर रहे हैं ना, करने दो, वो उनका काम है, मैं क्यों उसमें ध्यान दूं। नहीं, यस, जो Watch. बजटिंग करते हैं पेरेंट्स, एब्सोल्युटली वो बहुत जरूरी है समझने की। अगर आप वो भी, मतलब आप उनके साथ न भी बैठे लेकिन आप आपकी आंख को और कान को खुला रखिए, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा खुला रखता था, मैं देखता था कि मेरे पेरेंट्स को कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पेरेंट्स कैसे चला रहे हैं, क्या हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार दिल्ली में रहते थे उस वक्त, उस समय में इतना तो मतलब ब्लोअर आया था नया नया गर्म हवा के लिए, तो मैंने उस विंटर में मैंने ब्लोअर बहुत चलाया 1 महीने। तो उस वक्त मैं आपको बताता हूँ 80s में 1100 रुपीज का बिल आ गया था। 80s में जहाँ पे 100-125 रुपए का बिल आता था, वो 1100 रुपए का बिल आ गया। तो मेरे फादर बिगड़ गए। तो मुझे समझ आ गया कि ये बहुत गड़बड़ है। 1100 जो आदमी सैलरीड है, वो आदमी 1100 रुपए का ये बिल भरेगा तो खाएगा क्या। और उस टाइम पे तो सैलरी भी काफी वो टाइम कम ही से था। कम था। पर मे भी किसी का 5,000 रुपए भी सैलरी हो तो वो भी 1100 रुपए बिजली के बिल में देगा। 20% 20% निकल गया ना स्ट्रेट आपका। तो आदमी उस वक्त को, मैं बताता हूँ, हम लोग 3 आदमी थे, मैं, मेरे मदर, फादर। हम लोग को महीने का राशन का खर्चा, मैं पूछता था कभी कभी मम्मी से कितना लगता है, ऐसे ही जनरल जाके कितना, तो वो बोलती थी 100 रुपए लगता है। 100-125 रुपए के आसपास, 100, 120, 120 के आसपास लगता था 3 आदमी का महीने का राशन। ठीक है, तो दिस वॉज द 80s की बात बता रहा हूँ। उसमें भी वो पैसा लास्ट में बचता नहीं था, कभी कुछ खर्चा हो रहा है, कभी कुछ खर्चा हो रहा है। मुझे पेन के लिए इंक चाहिए, उस वक्त तो इंक पेन से लिखते थे, बॉल पेन इतना आता नहीं था, इंक पेन ज्यादा जरूरी था। स्कूल्स कंपलसरी रखे हुए थे, आपको इंक पेन से ही लिखना है, आपको बॉल पेन नहीं अलाउड है। बॉल पेन हम लोगों को 9th में अलाउड, 8 तक तो हम इंक पेन से लिखते थे, 9th से आप बॉल पेन से लिख सकते, उससे पहले आप लिख ही नहीं सकते। तो मतलब वो एक रूल था। तो इंक का खर्चा हर महीने आप कम से कम 2 बॉटल तो इंक आ ही रहा है, जितना भी लगे। मुझे याद नहीं है प्राइसेस क्या आते उस वक्त। कभी कभी आपका पेन टूट जाता था, आपको एक एक्स्ट्रा पेन रखना पड़ता था, और वो उस वक्त हम लोग निकाल करके वो इंक भरते थे, यानी तो वो आता था वो इस तरह से करने वाला, एयर वाला। तो थिंग्स वर डिफरेंट इन दोज डेज। उतने पैसे में ही चलना रहता था हम लोग, उसी में सेव भी करना है, सेविंग तो ज्यादा हो नहीं पाती थी। आजकल देखो, आप देखो मोबाइल से ही यूपीआई पेमेंट से सब हो रहा है, कुछ भी ट्रैकिंग नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या बताएंगे? अरे तो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग आपने ऐसी बात छेड़ दी अभी कि इंडिया इज किंग इन यूपीआई एक्चुअली। मार्केट में पैसा भी आ रहा है, बहुत खर्चे हो रहे हैं, लोग ट्रैक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं अभी ट्रैकिंग के लिए। अरे वो सब ऐप्स मैं कह रहा हूँ आपको सब बेकार है। मैं क्या करता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल, मैं बता देता हूँ। व्हाट आई डू इज दैट, मेरे ज्यादातर मैं क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करता हूँ। ठीक है, यूपीआई पे खर्चा मैं सिर्फ टैक्सी वगैरह में लगता है ना, तो मैं यूपीआई वही यूज करता हूँ। बहुत रेयर केसेस हुआ कि कभी बाहर गए, कुछ ठंडा पीना हुआ या पानी का बॉटल खरीदना हुआ 20 रुपए का, तो जेब से कौन अब निकालेगा, यूपीआई फटाफट कर दो। दैट इज वेरी मिनिमल जो मैं करता हूँ, बहुत ही मिनिमल हो गया। ज्यादातर मैं कार्ड यूज करता हूँ। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखा है, ये मैंने सीखा था कहीं से। एक्सेल शीट बना रखा, हर महीने मेरा कार्ड पे कितना खर्चा हुआ वो मैं लिखता हूँ, हर महीने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना लग रहा है वो मैं लिखता हूँ, और हर महीने मेरा बिल्डिंग का मेंटेनेंस कितना जाता है वो मैं लिखता हूँ। ये बहुत जरूरी है, इससे मुझे ये पता चलता है मेरा इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है। इनकम तो छोड़ दीजिए, मेरा एक्सपेंडिचर कितना है वो बहुत जरूरी है, जो फिक्स है। हाँ, ये नहीं फिक्स नहीं, कार्ड का एक्सपेंस फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। इट कैन नॉट बी फिक्स्ड एवरी मंथ। अभी कार्ड पे मैं जैसे मोबाइल का बिल दे देता हूँ, टेलीफोन है तो उसका बिल देता हूँ, मे बी
सम बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब बिल्स कुछ बिल्स मैं दे देता हूँ, Credit इलेक्ट्रिसिटी cards. बिल अलग से देता हूँ। कुछ बिल्स में, मैक्सिमम बिल्स मैं कार्ड से देता हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं अलग से देता हूँ, मंथली मेंटेनेंस है वो मैं अलग से ऑनलाइन करता हूँ। तो ये 3 मेरा मेजर एक्सपेंसेस है, तो वो मैं लिख देता हूँ हर महीने एक्सेल शीट पे, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। मैं इनकम से मैच करके देखता हूँ कि मेरा इनकम ज्यादा था या कम था, या व्हाटएवर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया इस महीने या कम हो गया, व्हाटएवर इट इज, तो वो मैं मैच कर लेता हूँ। हर महीने मुझे ये जरूरी है करना, और ये मैं बहुत डिसिप्लिन तरीके से करता हूँ। और बहुत, ये चीज मैंने कहीं सीखा था, किसी ने बोला था मुझे। मैं हर महीने में एक काम करता हूँ, मैं एक एक्सपेंडिचर का ये बना लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि मेरा ये खर्चा हो, सिंपल। और मैं हर महीने जो वाइफ को देता हूँ घर चलाने के लिए, वो अलग, उसके वो एक बार दे दिया उसको, वो फिर मैं उसमें ये नहीं देखता हूँ कि वो कहाँ खर्चा कर रही है, कितना कर रही है, वो सेव कर रही है नहीं कर रही है, दैट इज हर लुकआउट। लेकिन मुझे पता है कि मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 रुपए मतलब मैं उसको देता हूँ, तो 50,000 गया उसके, वो मेरा फर्स्ट एक्सपेंस। सेकंड एक्सपेंस होता है, मैं बिल्डिंग का मेंटेनेंस का बिल दे रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड पे बाकी बिल्स दे रहा हूँ। उसके ओवर एंड अबव दैट कभी मूवी गए, कभी खाने के लिए गए, कभी कुछ कहीं घूमने के लिए गए, तो वो कार्ड पे खर्चा होता है। तो मैं देखता हूँ कि मैं कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूँ, तो वो मेरा एक्सपेंडिचर मैं नापता हूँ हर बार, हर महीने। ये मैं पिछले बहुत सालों से कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक आई मस्ट बी डूइंग इट फॉर 10 years, 10 So you have that data. I have Data that data. gives you the power, basically. That data has given me the power to know how much expenditure I should do every month. बहुत लोग करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम लोग, हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि अरे मैं आज SIP कर रहा हूँ, आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, RD कर रहा हूँ, और आज जो मेरी जवानी का वक्त है उसमें मैं मेरा पेट काट के समझो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मुझे ये पैसे मिलेंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या फिर जब मेरा जवानी नहीं रहेगा, मैं घूमने नहीं जा सकता, या वो पैसे को एंजॉय नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं आज लोन लेके वो एंजॉयमेंट करूं, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम EMI में भर के, जैसे इसको क्रेडिट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो वैसे तो उसके बारे में आप क्या कैसे सलाह देंगे? ठीक है, आप क्रेडिट इकोनॉमी कीजिए, रिटायरमेंट के बाद आपको कौन घर देगा, कौन देखेगा, वो बहुत जरूरी है देखना। पहले का जमाना नहीं रहा जब मालूम है कि बच्चे के साथ रहना है। नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज आर एक्सप्लोडिंग एक्चुअली। इन द नेक्स्ट 10 years न्यूक्लियर फैमिलीज एक्सप्लोड कर जाएंगे इंडिया में। हाँ, पेरेंट्स अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, सो दैट्स गोइंग टू एक्सप्लोड। अभी भी धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, अभी धीरे से बढ़ना शुरू हुआ है। अब मेरे ख्याल से 20 साल में वो चीज बहुत बढ़ा है, लेकिन यहाँ से वो चीज एक्सप्लोड कर जाएगा। एक बार ये एक्सप्लोड कर गया ना, आप गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे नहीं बचाए, लेट मी टेल यू, कोई नहीं देखने वाला। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बिटर ट्रुथ है, बहुत ही बिटर ट्रुथ है। लेकिन क्या करेंगे, करना है। अगर आप पेट काट के अपना पैसा बचा रहे हैं, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बुढ़ापे में ही निकालना, आप कभी भी निकाल सकते, लेकिन एट द एज ऑफ 60 आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, या 50 तक, बाय द टाइम वो पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि अगर आपको नौकरी नहीं भी रहे, या कंपनी बोले भी कि आप छोड़ के चले जाइए, तभी भी आपके पास सपोर्ट सिस्टम है वो खड़ा आपके लिए। आप अपने बच्चे के कंधे पे रख के नहीं रो सकते हैं। सही बात। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी दैट। आज जो मेरा जो क्लाइंट है, उनकी नौकरी गई, उनको कहा गया निकलने के लिए, लेकिन उनके पास बैकअप था इतना बड़ा कि आज वो सपोर्ट सिस्टम पे है, प्लस उन्होंने अपना भी उस सपोर्ट सिस्टम है उनके पास, वो पैसा, वो साइकोलॉजिकल भी हेल्प, साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा हेल्प है वो। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली बहुत हेल्पफुल है। आप देखिएगा कि उसके वजह से वो खड़े हो गए। उसने कहा ठीक है, मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है ना, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा लाइफ निकल जाएगा। हाँ, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं कुछ ना कुछ उस सहारे में कुछ कर लूंगा अगले 2-3 साल में। इफ आई एम एबल टू बिल्ड सर्टेन थिंग्स, तो मैं 3 साल में वो बिल्ड भी कर लूंगा। मैं मिनिमल खर्चा करूंगा इन ऑर्डर टू बिल्ड दैट। मान लो कि अगर मुझे 10 लाख का खर्चा है, तो मैं वो तुरंत नहीं करूंगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द नेक्स्ट 3 years करूंगा, ताकि मुझे खराब नहीं लगे, और वो एक मेरा ये भी ना हो खराब, मतलब गड़बड़ भी ना हो। मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप पेट काट के अपना पैसा बचा रहे हैं, तो मतलब आप ये देख रहे हैं कि आप एट द एज ऑफ 60 और सर्टेन एज, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन फॉर एनीथिंग। तो कल के अगर जब आप डिपेंडेंट होंगे और आप अपने बच्चे की शादी करेंगे, और वो
न्यूक्लियर फैमिली में चला गया, नेचुरल है, मान लीजिए उसको मुंबई में नौकरी नहीं लगी, आप मुंबई रहते हैं, उसको बैंगलोर में नौकरी लगी, आप क्या बैंगलोर जाएंगे उसके साथ रहने के लिए? यू विल नॉट बी एबल टू। आप हो जाएंगे ये कि आप उसके घर चले जाएंगे रहने के लिए, आपका अपना वजूद खत्म हो जाएगा उसमें। यू विल बी लिविंग विथ योर चाइल्ड रादर देन योर चाइल्ड लिविंग विथ यू। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस बहुत बड़ा है, लोगों को समझ में नहीं आता। जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग लोगों को हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प कर सकता है, लोगों को अपने पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए। यूएस में क्या होता है, मैंने चीज सुना है, एक आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपना, अगर उसको चाहिए कोई प्लानर का या किसी एक्सपर्ट का एडवाइस कि उसका पोर्टफोलियो क्या कर रहा है, कैसे कर, तो वो अपना पोर्टफोलियो लेके एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाता है। ठीक है, यूएस में ऐसा होता है, तो वो एडवाइजर फीस चार्ज करता है, वो फीस देता भी है। इंडिया का क्या सिस्टम है, अगर आप अपने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, आप किसी भी एडवाइजर के पास नहीं जाए, यह एडवाइजर आपका पीछा करता है, रिवर्स डायरेक्शन है। होना उल्टा चाहिए। अभी मैं काम के लिए वीवर्क बैठता हूँ, ठीक है, ऑफिस भी है, वहां पे कोलीग्स भी हैं, काम करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, किसी का अच्छा कर रहा है, किसी का थोड़ा आगे पीछे कर रहा है, किसी का बहुत ही अच्छा कर रहा है, फिर भी वीवर्क बैठे हुए, क्योंकि वहां पे एडवांटेज बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो रहा है उसमें, कुछ लोगों को पता चल गया कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन किसी ने भी आके मुझे नहीं बोला कि मेरा पोर्टफोलियो देखिए आप। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं तो कर ही रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है कोई दूसरा आदमी मेरा पोर्टफोलियो। और अगर मैंने इसको बताया तो ये मुझे और कुछ चिपका देगा। दैट इज द प्रॉब्लम। यस, दैट इज द पॉइंट। दैट इज द प्रॉब्लम। इंडिया में ये चीज की समझ बहुत कम है, और लोगों को ये चीज की समझ होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फाइनेंशियल प्लानर्स को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को क्लाइंट का पीछा करना पड़ता है, जबकि होना रिवर्स चाहिए। लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या फाइनेंशियल प्लानर्स का पीछा करना चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप, जैसे आपने बताया कि यू हैव कंप्लीटेड वन कोर्स ऑफ CFP या और CFP and CWM, या तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, लाइक व्हाट यू हैव लर्न इन दैट? ऐसा था कि हम लोग ने सीखा कैसे प्लानिंग करते हैं, वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत जरूरी है। बाकी तो है कि कैसे EMIs कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशंस रहते हैं, जैसे आप F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे आदमी कैसे आपको कैलकुलेट करना चाहिए, तो प्रॉफिट्स लॉसेस एवरीथिंग हैज टू बी कैलकुलेटेड, ये होता है। देन आपको टैक्सेबिलिटी सिखाया जाता है, इंडिया में है, भारत में तो यहाँ का टैक्सेबिलिटी सीखेंगे, टैक्सेबिलिटी कैसे होता है, होम लोन कैसे टैक्सेबल होता है, किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, ये सारे कुछ है, बहुत कुछ आ जाता है। जितना भी आप, इंश्योरेंस आ गया, आपको डेट हो गया, डेट में क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको होना चाहिए, सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। तो वो सीखा है, मतलब सीख आता तो था ही मुझे, मेन था कि वो सर्टिफिकेशन का एग्जाम पास करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, सो दैट लोगों को समझ में आ सके कि भाई ये भी आदमी जो है जानकार है। लोगों को जब तक कि वो सर्टिफिकेशन, लोग देखते हैं कि ऑथोरिटी है, सर्टिफिकेशन है, 25-26 साल का एक्सपीरियंस तो ठीक है, अगर मैं किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता तो शायद मैं बहुत सीनियर जगह पे होता, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत सीनियर आदमी है, तो ठीक है इसके पास नॉलेज होगा। लेकिन अगर मैं खुद का काम कर रहा हूँ, 25 साल एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, इट्स ओके, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं देखता हूँ मैं आऊंगा कि क्या। लेकिन हाँ अगर मैंने सर्टिफिकेशन लिए, अच्छा सर्टिफिकेशन है, ओके, क्या क्या है, क्या कर, तो दैट चेंजेस द माइंडसेट, माइंडसेट को बदल देता है। और ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार हम किसी पर्सन की रिश्तेदार है या कोई कलीग है, उसके बहकावे में आके या उसके रॉन्ग गाइडेंस से भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा है, उससे बहुत फिर वो उसको बोल भी नहीं पाते कि मेरे तेरा गलती हुआ है या मेरे जो क्लाइंट्स ने किया था, बोला कि यार विवेक, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसका बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो इंश्योरेंस एजेंट था, उसने आके बोला मुझे खरीदने के लिए, तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा यार एटलीस्ट मुझसे इतना तो पूछते जरूर कि भी जरूरत है उसकी भी या नहीं तुम्हें। सी इफ इट इज इम्पोर्टेंट देन आई वुड हैव सेड यस यू गो एंड बाय इट, देयर इज नो हार्म। लेकिन क्या सीरियसली सच में उसकी जरूरत है तुमको? इज इट सो नेसेसरी दैट यू नीड टू बाय दैट? क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड है और वो उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, दैट मतलब वो चीज मुझे कन्विंस नहीं करता है कि मैं वो सच में उस चीज को खरीदूं। यू नो, अगर मेरे पास कलर टीवी है सैमसंग का, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी
मेरा फ्रेंड भी सैमसंग का ही कलर टीवी ले, हो सकता है उसके पास पैसे थोड़े ज्यादा है, वो सोनी का खरीद लेगा ना। ये किसी के पास पैसे थोड़े कम है तो वो TCL का या किसी और प्रोडक्ट का जाके खरीद, पैनासोनिक का ले लेगा, थोड़ा में भी उससे कम होगा दाम उसका, हु नोज। सो डोंट, मतलब दिस इज नॉट जनरलाइज नहीं है, हर एक इंडिविजुअल केस बेसिस पे, केस बेसिस अलग है। अभी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, मेरे किसी दूसरे क्लाइंट ने मेरे को रेफर किया था, तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने उस क्लाइंट ने थोड़ा SIP उनका बड़ा था, जो मेरे पुराने क्लाइंट थे, तो मैं उनको कुछ शुरू में, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ 3 भाग में बांट दिया, क्योंकि SIP सच में काफी बड़ा था। इनको ये बात मालूम थी क्योंकि वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने कहा मुझे भी ऐसे ही चाहिए। मैंने कहा सर, उनका सिचुएशन अलग है, उनका SIP का अमाउंट अलग है, आप क्यों उसमें जा रहे हैं? आपका SIP का अमाउंट 20,000 रुपए, उनका SIP का अमाउंट 1 लाख रुपए। How can you think of investing in this way? His requirement is completely different. How can you be investing in the same way that he is doing? No, I want it that way only. ये क्लाइंट का गलत माइंडसेट। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन माइंडसेट को चेंज करना मेरे बस में नहीं है। I can try and change that client, or rather I can put my feet down and say, sir, मैं जिस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करना है कीजिए, नहीं करना है आप जाइए। That's what I can say, max. बट लेकिन क्या है, अभी वही अल्टीमेटली क्लाइंट छूट जाएगा। राइट, तो वो भी एक थिंकिंग आ जाती है, अल्टीमेटली बिजनेस करना है, काम करना है। मान लो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ा फर्क आएगा जरूर, मे बी उनको उतना ग्रोथ मिलेगा, थोड़ा 1-2% का आगे पीछे होगा, ठीक है, जैसा है। बट मैं इतना जरूर देख लिया कि उसको ग्रोथ की कमी नहीं है। आई सॉ टू इट कि ही इन्वेस्टेड द राइट प्लेस, ही इज इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस, एंड दिस शुड नॉट हैम्पर हिज ग्रोथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखते हैं सर कि आज सैलरीड एम्प्लॉइज जो है, उनके पास एक फिक्स इनकम है, उनको पता है कि मुझे इतना अमाउंट मिलने वाला है, या उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना इतना इंक्रीमेंट हो सकता है। There are certain type of people who are working with the private sector. There are some people who are working in a government sector. So उनको एक पूरा स्ट्रक्चर पता होता है कि कैसे इनकम रहेगा, and then they can plan for such kind of investments. But बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके पास इनकम, कभी प्रोजेक्ट मिला तो आता है, नहीं मिला नहीं आता है, या बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस उनको आते हैं फॉर देयर वर्किंग कैपिटल एंड ऑल। तो ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए आप क्या सजेशन दे सकते? स्मॉल बिजनेस ओनर्स को कभी किसी महीने बहुत ज्यादा आ गया, सपोज 10 लाख आ गया, एक महीने उनको 5 लाख आया, हाफ ही हो गया वो। अगले महीने 7 लाख आया, अगले महीने 8 लाख आया, अगले महीने फिर 6 लाख आया, आगे पीछे होते रहता है। लेकिन एक सर्टन सम जो है ना, वो कंटिन्यूसली आता ही आता है। मे बी 50,000 फॉर एग्जाम्पल, 50,000 तो आना ही आना है उसको। मैं एक बहुत ही वेग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं बोलूंगा उसको भी, ठीक है तेरे को 50,000 आता है ना महीने का, तो 25,000 इन्वेस्टमेंट कर अभी कभी। यू डोंट नीड टू डू 5 lakhs, यू डोंट नीड टू डू 2 lakhs, 25,000 से स्टार्ट करो। स्टार्ट विथ हाफ ऑफ द मनी विच इज 100% कमिंग ना। मालूम है 50,000 तो मिनिमम आना ही आना है। उसके ऊपर मैं जो भी मेहनत करूं, मुझे पता 5 लाख रुपए तक तो मैं कमा ही लूंगा हर महीने। आई नो दैट, आई हैव दैट कैपेसिटी। 50,000 मिनिमम है, और मैं उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए मिनिमम कमा रहा हूँ, यानी कि आई हैव दैट कैपेसिटी, आई नो। बोले ठीक है 50,000 मिनिमम है ना, 25 इन्वेस्ट करो, 5 लाख तो तू चला ही जाएगा। तो लेट इट बी। इफ you know that you'll be able to go up to 5 lakhs and you are doing it for the last 4 years, 5 years or so, start investing with 25,000, which you know that you can do it. The best thing is that if you have an uneven income and you need to do an even investment, it's even better. You will have the push for yourself, on yourself, that yes, I need to invest 25,000 minimum. I need to make more than 50,000 a month. That push will always be there. नहीं तो वो push कभी नहीं आएगा। हाँ ठीक है, चल रहा है, चलने दो, मुझे क्या है, जितना आ रहा है, नहीं आ रहा। That is not the right thing. The right thing is that you start investing 25,000 today. You know 50,000 is minimum that will come. घर में खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50,000 मिनिमम आएगा ही आएगा। 25,000 इन्वेस्टमेंट शुरू करना इमीडिएटली। मैंने हाफ इसलिए बोला कि बाकी 25 तुम्हारे खर्चे के लिए, ऑफिस खर्चे के लिए। आई एम श्योर 100% की 2 आदमी से ज्यादा काम नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए 2 आदमी से ज्यादा कोई काम नहीं करता। और ये सारी बातें आपने जो अभी की वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी इंसाइटफुल थी। आई होप यू आल्सो कम्युनिकेशन, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्वेश्चंस वर वेरी नाइस, स्पेशली फ्यू क्वेश्चंस तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगा उसको पकड़ते, लेकिन हाँ
धीरे धीरे करके आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर इट वेरी वेल. द मेथड दैट यू टुक वेरी प्रोफेशनल. मतलब इतना इस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जो था उससे फार बेटर हुआ. आई थिंक मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे निकल गए. सो थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना अच्छे से मेरा ये कंडक्ट किया. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, हैविंग मी हियर. इट वाज अ प्लेजर कम. तो अभी सर एक देखते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक बार एक कस्टमर आपके पास आता है तो हम एक रोल प्ले वाला एक्टिविटी करेंगे. ओके. और आप उनको एज अ एक्सप्लेन करोगे कि आप हाउ यू हैंडल योर कस्टमर्स. एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज में देखा जाता है कि मे बी योर क्लाइंट्स, कस्टमर्स, प्रोस्पेक्ट्स, तो वो सबसे पहले उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है. उनको अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी होता है. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सक्सेस टॉक शो.